प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कोई ग्रह अस्त कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि कोई भी ग्रह केवल सूर्य द्वारा ही अस्त होता है। राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते, बल्कि वे तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। उसके साथ बैठने से, उसके आसपास होने से सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। बाकी के सभी 6 ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो सकते हैं। इन 6 ग्रहों में से यदि कोई भी ग्रह कुंडली में सूर्य के क्लोज कंजक्शन में होता है, या यूं कहें कि वह ग्रह सूर्य के समीप होने पर अस्त हो जाता है। अब किसी ग्रह को देखने के लिए कि वह सूर्य के साथ होने पर अस्त है या नहीं, इसके लिए हमें सूर्य और ग्रह की बीच की दूरी को जानना होता है, और यह दूरी हमें ग्रहों के अंशों द्वारा ज्ञात होती है। हमारे ऋषियों ने प्रत्येक ग्रह के अस्त होने के अंशों की सीमा निर्धारित की हुई है कि कोई ग्रह सूर्य के समीप होने पर कितने अंशों के भीतर हो तो वह अस्त हो जाता है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में ग्रह के अंशों को जानने की विधि समझा ही रखी है। यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो तो कृपया उसे देख लें। आगे चलें और ग्रहों के अस्त होने के इन निर्धारित अंशों को समझ लेते हैं कि किसी ग्रह और सूर्य के बीच कितने अंशों की दूरी हो तो वह अस्त हो जाता है। देखिए, शुक्र 9 डिग्री तक अस्त हो जाता है। यदि सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी 9 अंशों की हो तो वह अस्त हो जाता है। यदि वह दूरी 10 अंश की होगी तो वह अस्त होने से बच जाएगा, और 11 अंशों की होगी, 12, 13, 14 अंशों की होगी तो वह अस्त नहीं होगा। अब 9 डिग्री तक दूरी है तो वह अस्त हो जाएगी, यानी कि 1 से लेकर 9 के बीच बीच की दूरी है तो वह अस्त की स्थिति हो जाएगी। 8 डिग्री है तो अस्त, 7 डिग्री है तो अस्त, 6 डिग्री है तो अस्त, 5 डिग्री है और ज़्यादा अस्त, 4 डिग्री है और ज़्यादा अस्त। यानी कि जितना क्लोज सूर्य के होता जाएगा ये शुक्र कुंडली में, वह उतना ही ज़्यादा अस्त होता जाएगा। और आगे अब गुरु की डिग्री को ले लेते हैं। यह 11 डिग्री है। चंद्रमा 12 डिग्री, अंश, यहाँ मैं अंश लिख देता हूँ। और बुध होता है 13 डिग्री पे। शनि होता है 15 डिग्री तक, और मंगल 17 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि सूर्य किसी की कुंडली में 3 डिग्री का है और शुक्र 6 डिग्री का है, तो अब 6 में से 3 गए, बाकी रह गए 3। तो अब 3 अंशों की वो दूरी मानी जाएगी। ऐसे ही यदि किसी कुंडली में सूर्य 5 डिग्री के हैं और गुरु 7 डिग्री के हैं, तो ये क्लोज कंजक्शन हो गया उनकी, वो आपस में बहुत नज़दीक हो गए। उनकी दूरी में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क रह गया। चलो आगे और देख लेते हैं। अगर किसी कुंडली में सूर्य मान लीजिए 15 डिग्री के हैं और चंद्रमा 11 डिग्री के बैठे हैं, तो अब वो 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 डिग्री की दूरी है उनके बीच में। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 डिग्री ही होगी, तो इसलिए यह चंद्रमा अस्त हो जाएगा। और यदि मान लो कि सूर्य 2 डिग्री का हो और चंद्रमा 24 डिग्री का हो, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो गई। अब यह अस्त होने से बच गया। अब इनकी दूरी 22 डिग्री की हो गई। इस तरह से हमने सभी को देख लेना है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि यह सूर्य और किसी ग्रह की स्थिति किसी एक ही घर में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य पहले घर में बैठा है और सातवें घर में हम किसी अस्त ग्रह के बारे में जानना चाह रहे हैं। उसकी स्थिति सूर्य के आसपास ही होनी चाहिए।
या तो सूर्य से एक घर आगे या सूर्य से एक घर पीछे हो, बस इससे ज़्यादा नहीं, या फिर वह एक ही घर में बैठे हों। अब आगे मैं इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझाता हूँ। अब हम यहाँ एक कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मेष लगन की कोई कुंडली ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ हमने ये कुंडली ले ली। अब मान लीजिए कि यहाँ सूर्यदेव 10 डिग्री के हैं और यहीं पर ही शुक्र भी बैठे हैं और वह 3 डिग्री के हैं। तो अब सूर्य 10 डिग्री का है और शुक्र 3 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 7 डिग्री हो गई। तो अब 7 डिग्री पे अस्त हो गया, क्योंकि 9 डिग्री तक शुक्र अस्त होता है, तो यहाँ इसकी 7 डिग्री निकली, तो 7 डिग्री तक ये अस्त हो गया। अब ये स्थिति यहाँ इस घर में भी हो सकती है, इस घर में भी हो सकती है, इस घर में भी हो सकती है, किसी की कुंडली में यहाँ हो सकती है, कहीं पे भी ये स्थिति हो सकती है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य किसी की कुंडली में यहाँ पर है और वह 5 डिग्री का है और गुरु यहीं बैठा है और वो 10 डिग्री का है। तो अब 10 माइनस 5 डिग्री की दूरी रह गई, लेकिन गुरु होता कितने डिग्री पे है? वो 11 डिग्री पे होता है। तो अब 5 डिग्री पे अस्त हो गया। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है और वह 5 डिग्री का है और गुरु भी यहीं बैठा है और वह 25 डिग्री का है। तो अब 25 माइनस 5 20। अब ये अस्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरु 11 डिग्री तक अस्त होता है। अब सूर्य और गुरु के बीच की दूरी 20 डिग्री हुई, तो इसलिए यहाँ पर गुरु अस्त होने से बच गया। तो अब एक स्थिति और भी हो सकती है। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ है और चलो बुध को ले लेते हैं, बुध यहाँ बैठा है। अब सूर्य की 29 डिग्री है और बुध की यहाँ पर 2 डिग्री है। अब आपको पता है कि ये एक भाव जो है 30 डिग्री का होता है, यह घर 30 डिग्री का होता है। तो यह सूर्य यहाँ पर 29 डिग्री तो चल चुका, अब 1 डिग्री रह गई है इसकी चलने के लिए। यहाँ से 1 डिग्री ये लिया, तो बुध यहाँ बैठे हैं 2 डिग्री के। अब आप क्या कहेंगे कि सूर्य अलग घर में बैठा है और बुध अलग घर में बैठा है, तो इसलिए यह अस्त होने से बच गया? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सूर्य के क्लोज कंजक्शन में आ गया। इन दोनों में 3 डिग्री का फ़र्क है, 3 डिग्री की दूरी है। 29 डिग्री का यहाँ पर है, तो 1 डिग्री यहाँ और इसको यहाँ पहुँचने तक 2 डिग्री और चलेगा, तो ये 3 डिग्री हो गई। इसलिए ये सूर्य और बुध का क्लोज कंजक्शन हो गया और बुध यहाँ पर अस्त हो गया। अब आपको यह पता चल गया कि कोई ग्रह अस्त कैसे होता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह ग्रह होता क्यों है। क्योंकि सूर्य, मान लीजिए 1000 वाट का बल्ब है, वो आपकी दीवार पर लगा है और वहीं उसके पास ही 15 वाट का बल्ब लगा दोगे, तो जो 15 वाट के बल्ब की रश्मियाँ हैं वो उस 1000 वाट के बल्ब की रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ग्रहों के साथ भी होता है। सूर्य बहुत प्रकाशवान है, उसके पास कोई भी ग्रह आने से अस्त हो जाता है और वह अपने प्रभाव को बहुत ही कम कर देता है। अब कभी कभार कोई ग्रह अस्त का अच्छा भी माना जाता है। अब मान लो किसी की कुंडली में मार्केश ही अस्त हो रहा हो
तो फिर तो अच्छा हो गया, उसके पास ज़्यादा हिम्मत नहीं है, वो ज़्यादा मारक नहीं बनेगा व्यक्ति के लिए। अब हमें इनके उपाय इत्यादि करके इन अस्त ग्रहों से बचने की ज़रूरत भी होती है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में कारक ग्रह है और उसकी कुंडली में स्थिति भी अच्छी है और वह अच्छे फल देना भी चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वह ग्रह अस्त का है और देने में सक्षम नहीं है। तो उसे सक्षम करने के लिए हमें सोच समझकर रत्न आदि पहनकर और पाठ पूजा करके उनको ठीक करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई रत्न डालें तो बिना कुंडली विशेषज्ञ के दिखाए ना डालें, क्योंकि वह बहुत नुकसान कर सकता है। मुझे उम्मीद है यह आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।